हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद गोविंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे जब एक 6 कार्बन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट किया था और बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि सर आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाइए, थोड़ा सा उनको कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जीरो से स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्या होता है, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, मेजर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर की हेडिंग डाल लेते हैं। ये बेसिकली क्लास 10th के लिए होने वाला है ये चैप्टर। तो चैप्टर नेम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। फ्रेंड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक परफॉर्मेंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, अगर उनको अपनी लाइफ मेंटेन करनी है तो बहुत सारे बेसिक फंक्शन होते हैं जो उनको परफॉर्म करने होते हैं। इन सभी फंक्शन को हम लोग बेसिकली लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट। ये सारे बहुत सारे अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं जिसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना होता है अगर उनको अपनी लाइफ को मेंटेन करना है। ठीक है, तो हम लोग लाइफ प्रोसेस की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिकली लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ऑल द बेसिस फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain their life on earth is called लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए अर्थ पर बहुत सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एटसेट्रा लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको परफॉर्म करने होते हैं, तो इसको हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हम लोग इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस की जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम लोग लाइफ प्रोसेस की स्टडी करते हैं, जब भी ये सारे फंक्शन की स्टडी करते हैं, तो हम लोग उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं फिजियोलॉजी। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म में ये लाइफ प्रोसेस की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग वर्ड देते हैं फिजियोलॉजी। जब भी हम ह्यूमन में अगर ये सारे फंक्शन की स्टडी करते हैं तो हम लोग उसके लिए वर्ड बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग बेसिकली ह्यूमन में बहुत अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। वहाँ पे आप बहुत डिटेल में समझेंगे कितने अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी याद रखिएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। इसके अलावा जब भी हम लाइफ प्रोसेस की स्टडी कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक वर्ड और आता है जिसे हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी भी होंगे साइंस की, वो भी समझते हुए चलेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी हम बॉडी की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसी बायोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म का मतलब भी होता है बायोकेमिकल रिएक्शन। अब हम लोग मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी बायोकेमिकल में कुछ ना कुछ बना रहे हो, किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उस बायोकेमिकल रिएक्शन को एनाबॉलिज्म रिएक्शन बोलेंगे। या किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ब्रेक डाउन ऑफ, जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecule into simple inorganic molecule। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सिंथेसिस कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहाँ से बना रहे होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा, जो हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में यहाँ पे आ जाएगा, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को और सनलाइट और वाटर को यूज करके, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, तो प्लांट इनको यूज करके, सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो एक तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन होगी जिसमें एनाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में लिख लेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेम उसी जगह हम लोग कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक रिस्पायरेशन टॉपिक के बारे में बताया था, जहाँ पे हम लोगों ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था और हम लोगों ने वहां से ATP बना लिया था और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में CO2 को रिलीज कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में से रिस्पायरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बेसिकली इनके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे, तो फिर हमने एग्जांपल ले लिए। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करना होता है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लाइफ प्रोसेस में जब हम स्टडी करते हैं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर होता है, क्योंकि हम लोग इसमें न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करते हैं, 1 बाय 1, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये 4 टॉपिक से स्टडी करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो पहले न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे, फिर रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 टॉपिक जो होते हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। ठीक है, तो ये इसलिए एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन में बेसिकली हम थोड़ा शॉर्ट बता देते हैं। न्यूट्रिशन में हम लोग बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, कैसे डाइजेशन करते हैं एनिमल बॉडी, कैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन में 2 चीजें बेसिकली पढ़नी होती है कि एनर्जी कैसे बनाते हैं और इसके साथ साथ ब्रीदिंग कैसे करते हैं, ये चीजें पढ़नी होती है। बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे सर्कुलेशन होता है ये पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ देते हैं, बेसिकली किडनी के बारे में पढ़ देते हैं, कैसे काम करती है वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, ये सारी चीजें पढ़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद 1 बाय 1 न्यूट्रिशन के बारे में पहले पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, अलग अलग तरह के हमारे फूड न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत लिखने पे फोकस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें नहीं कवर करेंगे। ठीक है, सिंपल एक एक लाइन में या 2 लाइन में चीजों को कैसे समझते हैं वो चीजें समझेंगे पहले, तो थोड़ा आसानी रहेगी। बहुत अलग अलग, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फूड, लिपिड, विटामिन, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें 1 बाय 1 देखते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम हेडिंग लिखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड का, न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें फूड को अपटेक किया जाएगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट की सिंथेसिस के लिए। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस in which food is uptake as well as utilization to maintain or synthesize body constituent। ठीक है, इसका मतलब होता है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को इंटेक करते हैं और उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन भी करते हैं और मेंटेन करते हैं या बना लेते हैं बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा न्यूट्रिशन एक तरह का प्रोसेस होता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है न्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट एक तरह का फूड मटेरियल होता है। न्यूट्रिएंट इज अ फूड मटेरियल विच इन्वॉल्व इन बॉडी सिंथेसिस। ठीक है, जो हमारे बॉडी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रॉपर बॉडी ग्रोथ में। ठीक है, न्यूट्रिएंट एक तरह का फूड सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद अगर एग्जांपल देखें न्यूट्रिएंट के, तो हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। ठीक है, अब ये एग्जांपल याद रखिएगा कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। इसके एग्जांपल क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। ठीक है, ये बेसिकली 5 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। ठीक है, इसेंशियल का मतलब होता है जिनको हम खुद ना बना पाए। ठीक है, देखिए इसेंशियल वर्ड का मतलब, साइंस में इसेंशियल का मतलब होता है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है कि देखिए इसेंशियल वर्ड का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो चीजें हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, जिसको हमें बाहर से अपटेक करने की जरूरत पड़ रही, वो हमारे लिए इसेंशियल होगा। जो चीजें हम लोग बना ले रहे हैं और जिसको हमें बॉडी को बाहर से अपटेक करने की जरूरत ना पड़े, वो हमारे लिए नॉन इसेंशियल हो गए। नॉन इसेंशियल में बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हैं जैसे एंजाइम। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जितने भी हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं जो अलग अलग तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनको हमें बाहर से एंजाइम को लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है उन एंजाइम को। तो एंजाइम हमारे लिए नॉन इसेंशियल हो गया। लेकिन जैसे ये सारी चीजें लिखी, ये हमारे लिए इसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी ये सब कुछ नहीं बना पाती है, तो इसको हमें बाहर से अपटेक करने की जरूरत होती है। तो हम लोग इन चीजों को फूड के थ्रू बॉडी में ले आते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा न्यूट्रिएंट क्या होता है। अब अगर इसके बाद हम एक पॉइंट और बताएं तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें से क्या है, पांचों न्यूट्रिएंट में ऐसा क्या है कि जो हमारे लिए एनर्जी के लिए यूज होता है, ऐसा क्या है जो हमारे लिए प्रोटीन ग्रोथ या मसल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो क्या चीजें हैं जो हमारे प्रॉपर बॉडी ग्रोथ या बॉडी मेंटेनेंस में यूज होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये हमारा एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। लिपिड हमारे लिए फैट स्टोरेज,
फैट स्टोर करता है, ठीक है, और समय आने पर ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन का काम ये होता है कि हमारे मसल ग्रोथ के लिए होता है, मसल ग्रोथ या बॉडी ग्रोथ बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। जो विटामिन होता है ये हमारे लिए टिश्यू मेंटेनेंस में यूज होता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, विटामिन इसी को विटामिन को हम लोग ग्रोथ फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। ग्रोथ फैक्टर का मतलब होता है जो हमारी प्रॉपर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ में हेल्प करे, ठीक है। बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में हम लोग विटामिन को यूज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे विटामिन, किस विटामिन का क्या रोल होता है, कितने अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, उनमें क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है, विटामिन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। वाटर मिनरल सॉल्ट को हमें पता है, हम लोग उसको आगे कवर कर लेंगे वाटर मिनरल सॉल्ट के बारे में। तो आप ये ध्यान रखिएगा न्यूट्रिएंट क्या होता है और कितने अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट के बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन अलग अलग न्यूट्रिएंट की स्टडी कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, वाटर मिनरल्स और ये सारी चीजें क्या होती हैं, वन बाय वन हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहला न्यूट्रिएंट की बात करें तो पहला न्यूट्रिएंट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जिससे हमें सबसे पहले एनर्जी मिलती है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड, ये सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख देते हैं, इट इज अ प्राइमरी सोर्स, या इसके सबसे पहले इसको लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एक्ट एज अ, सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम करता है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि किसका बना होता है, तो ये कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा, लेकिन इसमें जो रेशियो होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वो 1:1, 1:1 के फॉर्म में होगा। रेशियो इन फॉर्म ऑफ 1:1। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का रेशियो होता है 1, केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हम इसका रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 के ही फॉर्म में होता है, ठीक है। ज्यादातर अगर 1:2:1 के फॉर्म में होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, माल्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह की शुगर होती है, वो 1:2:1 के फॉर्म में रहती है, ठीक है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि इसके और फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं कि ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या कोई भी शुगर होती है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 कार्बन के हम लोग बैकबोन बना लेते हैं। 6 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बना लिए। हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H ग्रुप, हाइड्रोजन, OH, OH, H, ठीक है। ये हमारे एक शुगर बन गया है। लीनियर स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिसके दोनों एंड आपस में जुड़े ना हो, तो उसको हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर इसी एंड को हम लोग जोड़ दें आपस में तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो शुगर के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हम लिख देते हैं लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कार्बन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है।
हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन है। तो एक तरह से हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है कि किसी भी शुगर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब अलग अलग डिपेंड करता है कि कितने कार्बन की शुगर है और वो कौन सी शुगर है, ठीक है। आप बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, इसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, तीन चीजों से मिल बनता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये बनाता है इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद बहुत सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन हम लोग तुरंत बहुत सारी एनर्जी तो नहीं बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जब हम किसी भी शुगर को स्टोर करते हैं तो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, बेसिकली ग्लूकोज को ही स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एनिमल बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है या ग्लूकोज खत्म होने लगता है तो हम लोग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम इसी तरह प्लांट भी करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। बट प्लांट क्या करते हैं कि उस सुक्रोज को, जब बहुत ज्यादा सुक्रोज बनने लगता है तो ऐसी कंडीशन में उस सुक्रोज को यूज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में और उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जब उनके बॉडी में सुक्रोज की कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो स्टार्च को वापस से सुक्रोज में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज शुगर में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है, एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और प्लांट बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्ट एज ए स्टोरेज शुगर। अब हम प्लांट के बाद, प्लांट में अगर स्टोरेज शुगर के फॉर्म में जानते हैं तो स्टार्च होता है, और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारा जो अगला पॉइंट आता है, अगला फंक्शन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया एंड गैलेक्टोज यूज्ड, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यूज कर लिया जाता है लैक्टोज शुगर बनाने में। लैक्टोज शुगर मतलब जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उनमें जो शुगर मिलता है उसमें लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में जो शुगर मिलती है वो लैक्टोज शुगर होती है, और उस लैक्टोज शुगर को बनाने के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज होना चाहिए। तो हम लोग ग्लूकोज गैलेक्टोज यूज टू मेक लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर बनाने में यूज कर लेते हैं। इसके साथ आपने देखा होगा जब लोग न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए आरएनए होता है, जब हम लोग डीएनए आरएनए की सिंथेसिस करते हैं तो वहां पर भी हमको शुगर की जरूरत होती है। वहां पर जो शुगर हम लोग यूज करते हैं वो 5 कार्बन की शुगर होती है, जिसे राइबोस शुगर के फॉर्म नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये देख लेंगे कि इन्वॉल्व इन, अगला पॉइंट लिख लेते हैं, डीएनए एंड आरएनए यूज कार्बोहाइड्रेट यूज कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट एज अ राइबोस शुगर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए आरएनए हम लोग बनाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में राइबोस शुगर को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ एक पॉइंट और आता है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है सिंपल शुगर, एक होता है कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। सिंपल शुगर का मतलब होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो एक या दो शुगर से मिलकर बनती है, ठीक है। तो हम लोग उसको सिंपल शुगर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर वो शुगर होती है जो बहुत सारी अलग अलग तरह की अलग अलग तरह के शुगर से मिलकर बनते हैं, जैसे हमारा स्टार्च हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब होता है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी शुगर आपस में मिलके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल शुगर में हम लोग जानते हैं फॉर्म बाई वन और टू टाइप ऑफ शुगर इज नोन एज सिंपल शुगर। एग्जाम्पल में हम लोग क्या रखेंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सिंगल शुगर होती है। गैलेक्टोज हो गया, ये सिंगल शुगर होती है। लैक्टोज हो गया, ये डाइसैक्राइड होता है, ये दो शुगर से मिलकर बनता है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, जो भी हमारा ये लैक्टोज शुगर होता है, ये ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा लैक्टोज है तो एक या दो शुगर से मिलकर बन रहा है तो उसे हम सिंपल शुगर के नाम से जानते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है मोर देन 100 या मोर देन 1000 शुगर से मिलती बनती है। ठीक है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं फॉर्म बाई 100 और 1000 शुगर, ये हम लोग लिख लेते हैं मोर देन 100 और 1000 टाइप 1000 शुगर यूनिट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स शुगर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग याद रखेंगे, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी हमने यहाँ पे लिया है, जैसे स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल शुगर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग किस फॉर्म में यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरह का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब मैंने बता दिया है कि जिसको हम लोग पहले यूज कर लेते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे लिपिड में क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन अलग अलग चीजें होती हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पहले ब्रेक करते हैं और वहां से एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये बना होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, इसका रेशियो होता है 1:2:1 होता है। जैसे कि ग्लूकोज का एग्जांपल देखें तो C6H12O6 होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात देखें तो ये लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है। ये सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में यूज होता है, इसके साथ ये स्टोरेज शुगर के फॉर्म में भी यूज हो जाता है। जैसे कि स्टार्च हो गया प्लांट में, ग्लाइकोजन हो गया एनिमल में। इसके बाद जो लैक्टोज शुगर होती है, जो मेमोरी ग्लैंड में जो शुगर मिलती है, शुगर होती है वो लैक्टोज शुगर होती है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम लोग यूज करके लैक्टोज शुगर बना लेते हैं। इसके बाद जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में जो डीएनए आरएनए बनाते हैं उसमें भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज कर लेते हैं, जिसमें हम लोग राइबोज शुगर को यूज करते हैं। अगर आपको पता हो तो राइबोज शुगर 5 कार्बन शुगर होती है, ये ध्यान रखना। राइबोज शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, तो ये चीजें आप इतनी याद रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिपिड क्या होता है। ठीक है, क्या लिपिड के कैरेक्टर भी ऐसे ही मैच करते हैं, तो बेसिकली लिपिड के बारे में देख लेंगे। लिपिड क्या होता है, लिपिड का क्या स्ट्रक्चर होता है। एक सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग देखते चलें, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पे भी डिफरेंस देख लेंगे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सॉरी। ठीक है, अगर लिपिड की हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिपिड की डेफिनेशन होती है लिपिड इज अ हेट्रोजीनस, lipid is a heterogeneous group of organic molecule which are insoluble in water and soluble in organic solvent such as
जैसे कि बेंजीन हो गया हमारा एंड अल्कोहल। ठीक है, तो अब देखिए लिपिड एक तरह का हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, और कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। ठीक है, ये क्या होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लिपिड जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, लिपिड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसको डिसॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे कि बेंजीन और अल्कोहल। सॉल्वेंट आप याद रखिएगा, सॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जिसमें हम कोई भी चीज डिसॉल्व करते हैं। सॉल्यूट वो चीज होती है जिसको हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा हमारा। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग लिपिड का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि CH3 CH2 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 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो लिपिड का होता है वो ये होता है। यहाँ पे हम 2 से 3 पॉइंट देख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो ये होता है हाइड्रोफिलिक, हेड ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं पोलर हेड ग्रुप। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ग्रुप होता है। जो बची हमारी चेन होती है, ये पूरी चेन होती है हाइड्रोफोबिक, जिसको हम टेल के फॉर्म से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जिस वजह से हाइड्रोफोबिक टेल का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, जिस वजह से ये वाटर में इंसॉल्युबल होगी। ठीक है, सेकंड पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आप इसमें देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर तो सफिशिएंट है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम है। आप अगर इससे भी बड़ी अगर चेन होगी लिपिड की, उसमें भी केवल 2 ही ऑक्सीजन मिलेंगे, बाकी सब कार्बन और हाइड्रोजन होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कम ऑक्सीजन। ये भी बना होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लिपिड, बट इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है। बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is relatively low as compared to कार्बन कॉमा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन जहाँ यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन। तो आप ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कंपेयर करें तो कार्बन हाइड्रोजन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि हम लोग लिपिड को कैसे यूज करते हैं। ये एक तरह का हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो लिपिड होता है हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है अगर हमारे पास लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है, 2 न्यूट्रिएंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बेसिक कार्बोहाइड्रेट को पहले यूज कर लेंगे और एनर्जी बना लेंगे। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास अगर 6 कार्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है और 6 कार्बन का लिपिड है, तो हमें इसमें एनर्जी जल्दी मिलेगी, फास्ट एनर्जी होगी। ठीक है, इसमें स्लो एनर्जी होगी। स्लो एनर्जी मतलब एनर्जी मिलेगी बट थोड़ा स्लो रेट से मिलेगी, लेकिन इसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, इसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। इसका मतलब है कि जो लिपिड होता है उससे हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, स्लो मिलेगी। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन हम इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बना लेंगे। लेकिन 6 कार्बन उतने ही कार्बन से हम लोग कम अमाउंट में एनर्जी बनाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मेन एनर्जी सोर्स हमारा लिपिड होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट होता है कि हम लोग इसको मैसेंजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैसेंजर की तरह मतलब हार्मोन की तरह भी यूज करते हैं। तो जो हमारा लिपिड होता है वो स्टेरॉयडल लिपिड होते हैं, बहुत सारे लिपिड हमारे स्टेरॉयडल होते हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोग जब बहुत सारे हार्मोन हमारे स्टेरॉयडल होंगे। ठीक है, मैसेंजर का मतलब होता है हार्मोन। तो जितने भी हमारे अलग अलग तरह के हार्मोन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन हमारे प्रोटीनेशियस हो सकते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वो लिपिड के बने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक पॉइंट और, एक्ट एज अ मैसेंजर, ब्रैकेट में लिख लेंगे हार्मोन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लिपिड को हम लोग हार्मोन की तरह भी यूज कर लेते हैं।
एक पॉइंट और आता है कि हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं वो लिपिड से कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डज नॉट एक्ट एज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा, कोई भी एंजाइम लिपिड का नहीं बना होता है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके साथ हम लोग एक पॉइंट और याद रखते हैं कि जो भी हमारा लिपिड होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, आपका पता होगा कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप ये याद रखिएगा कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग एक पॉइंट और लिखते हैं कि लिपिड एक तरह का सॉल्वेंट भी होता है, किसके लिए, हमारे विटामिन के लिए। बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो लिपिड कंडीशन में ही या लिपिड में ही डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर विटामिन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। तो ये विटामिन, 4 अलग तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो लिपिड में डिजोल्व होते हैं या फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम देख लेंगे। तो आप बेसिकली देखिएगा कि लिपिड क्या होता है, ठीक है। एक तरह का हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा लेकिन सोल्यूबलाइज होगा बेंजीन या अल्कोहल में। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो एक लंबी चैन होती है, ठीक है, लॉन्ग चैन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो हमारा हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ग्रुप होगा और जो हमारी ये लॉन्ग चेन होगी ये हाइड्रोफोबिक टेल होगी, ठीक है। अगर इसी से देखें तो हमारी जो चैन होती है लिपिड होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा। तो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आप देख रहे होंगे केवल 2 ऑक्सीजन है, बाकी बहुत सारे अमाउंट में हमारा कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसका मतलब होता है कि ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे ये हार्मोन की तरह भी काम करता है लेकिन ये एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा कुछ विटामिन के लिए, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा विटामिन लिपिड के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम लोग जानते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन किनसे मिलकर बना होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। प्रोटीन के क्या फंक्शन होंगे, ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, ठीक है। जो थर्ड हमारा न्यूट्रिएंट आता है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन भी हमारा क्या होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं अपनी बॉडी सिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, बॉडी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में यूज कर लेते हैं, उसको रीजनरेशन में भी यूज कर लेते हैं, बॉडी रीजनरेशन में भी यूज कर। बॉडी रीजनरेशन का मतलब होता है जैसे अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग टिश्यू रिपेयरिंग में भी यूज कर लेते हैं, टिश्यू रीजनरेशन में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन की अगर बेसिक यूनिट की बात करें तो ये बेसिक यूनिट जो प्रोटीन की होती है वो होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं हम लोग नंबर में देख लेंगे, और इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, ये सारी चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि क्या हम लोग प्रोटीन से एनर्जी बना सकते हैं, तो जरूर बना सकते हैं, प्रोटीन से भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन एज यूजुअल नॉर्मली कंडीशन में प्रोटीन से एनर्जी नहीं बनाते। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसके साथ साथ हमारा फैट भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं बचता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करने लगते हैं और एनर्जी बनाने लगते हैं। तो हम लोग प्रोटीन से भी एनर्जी बना सकते हैं बट एज यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में नहीं बना सकते, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो इन्वॉल्व होता है विच इन्वॉल्विंग नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू मेंटेनेंस,
ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि प्रोटीन क्या होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसका काम हम लोग नॉर्मल बॉडी ग्रोथ या टिश्यू मेंटेनेंस में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रोटीन जो बना होता है बेसिक मोनोमर यूनिट जो होती है वो अमीनो एसिड होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ बेसिक मोनोमर यूनिट अमीनो एसिड। नेचर में बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लगभग मोर देन 300 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, बट जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, जो लगभग 20 अमीनो एसिड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली हम लोग कुछ उसमें से कुछ अमीनो एसिड बना लेते हैं, कुछ अमीनो एसिड को फूड के साथ हमारी बॉडी में ले आते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो इसेंशियल, अगर हम लोग इसेंशियल वर्ड ये देखें, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है वो अमीनो एसिड जिसको हम अपनी बॉडी में नहीं बना पा रहे हैं या जिसको हम अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, वो हमारे लिए इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिसको हमारी बॉडी बना ले रही है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर ले रही है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हम लोग जितने भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जितने भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो भी एंजाइम, अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। ये याद रखिएगा जितने भी अलग अलग तरह के एंजाइम होते हैं वो सारे प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में जो हमारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे थ्रोम्बिन हो गया, फिब्रिनोजेन प्रोटीन हो गए, ये भी हमारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन प्रोटीन्स, thrombin and fibrinogen are also formed by प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे आरबीसी सेल में होता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो भी प्रोटीन्स के बनाता है। प्रोटीन also synthesize hemoglobin। ठीक है, तो ये याद रखिएगा प्रोटीन हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और देखते हैं कि जो सिमिलैरिटी होती है वो न्यूट्रिएंट में, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तीनों में जो सिमिलैरिटी होती है उसमें ये होता है कि तीनों ही सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में लिख लेते हैं, प्रोटीन्स synthesize सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है। एक पॉइंट आप याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, कभी भी जब हम सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो सबसे पहले लिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लिपिड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के लिए 3 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस होती है तो वो प्राइमरली बनता है लिपिड का, बट उसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन उसमें 3 तरह से मिलेगी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो उसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लिपिड। ये आप ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लिपिड, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट होता है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज हाई, इज
हाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये होता है जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो भी सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट हमेशा आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट आर ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक है। तो आप ये 3 पॉइंट याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन के लिए। ये जितने भी अभी तरह के न्यूट्रिएंट पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, तभी तीनों में ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो लिपिड होता है वो प्राइमरली कंसिस्ट होता है जो सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट हाई होगा सेल मेम्ब्रेन में। और तीसरा जो है कार्बोहाइड्रेट हमेशा आउटसाइड प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, कभी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये 3 पॉइंट याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब ये बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर इसके बाद हम ये देखें कि अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, कोई भी अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अमाइनो एसिड में 4 अलग तरह के ग्रुप होते हैं, ठीक है। 4 अलग तरह के ग्रुप कार्बन से जुड़े होते हैं। तो एक कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन में 4 अलग तरह के ग्रुप होते हैं। एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यहाँ अमाइनो ग्रुप हो गया, ठीक है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर आप बनाएंगे तो बेसिकली ये 3 ग्रुप तो आपको सभी कार्बोहाइड्रेट में सेम मिलेंगे। जितने भी आप अमाइनो एसिड बनाएंगे ये तीनों ग्रुप आपको सभी में सेम मिलेंगे। जहाँ पे डिफरेंस आता है अलग अलग अमाइनो एसिड में, जहाँ पे डिफरेंस आता है वो R चेन में आता है। जिस भी अमाइनो एसिड में जैसी R चेन होगी, जैसे R चेन में ग्रुप लगे होंगे, वैसे उसको हम अमाइनो एसिड का नाम दे देंगे, वैसे अमाइनो एसिड का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस R चेन को हटा दें, छुपा दें, तो फिर ये स्ट्रक्चर सभी अमाइनो एसिड में सेम रहेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जैसा R चेन होगा वैसा अमाइनो एसिड का नेम आ जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ बेसिक मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन। और ये जो अमाइनो एसिड होता है कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेसिक ये एटम तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें अमाइनो एसिड में, ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये भी मिलेगा। इसके अलावा भी एटम मिल सकते हैं, जैसे सल्फर हो गया, ठीक है, मैथोनिन हो गया, ये भी मिलेंगे, बट आप ध्यान रखिएगा बेसिक ये तो मिलेगा ही, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होगा, ये नाइट्रोजन भी इससे मिलेगा, ये नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप बना रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अगर इसी स्ट्रक्चर में बात करें तो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये चारों चीजें मिलकर बनाएंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रोटीन के बारे में याद रखिएगा, इसेंशियल प्रोटीन, नॉन इसेंशियल प्रोटीन क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन्स क्या कर रहे होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा।